नमस्कार, बहुत स्वागत के साथ श्रेया दीक्षित। होली का त्योहार है और हम सोच रहे हैं कि होली कब है, कब होली मनाएंगे भाई। और शोले का डायलॉग भी याद आ रहा होगा आपको। तो अब सारे कंफ्यूजन आपके दूर होने वाले हैं, क्योंकि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सैवी सिंह जी और आचार्य मीतू गर्ग जी। वो तमाम सवालों के आपके जवाब देने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। जो भी सवाल है वो सारे सवाल हम पूछने वाले हैं। शुरुआत और एक डायलॉग जो बहुत चल रहा है और सबके मन में सवाल भी है कि होली कब है, होली कब है और कब मनाए होली। बिल्कुल। थैंक यू फॉर हैविंग अस श्रेया जी। थैंक यू। देखिए, जो छोटी होली है वो हम 2 मार्च को मनाने वाले हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण की वजह से हम होली आज एक दिन पहले शिफ्ट कर रहे हैं। 2 मार्च को हम छोटी होली मनाएंगे। और बड़ी होली जो कि रंगों का, उल्लास का और उमंग का त्योहार है, वो हम 4 मार्च को मनाएंगे। देखिए, जो बड़ी होली है वो हमें अपनापन देती है, प्यार देती है, उमंग देती है, एक नयापन देती है जीवन में। ऋतु परिवर्तन का त्योहार है। जब सर्दियों से निकलकर हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ जाते हैं तो ऋतु परिवर्तन हमें आते हैं। यहाँ पर जितने गिले शिकवे हैं हम बड़ी होली पर दूर करते हैं, गले मिलते हैं, अपनापन लाते हैं। जितनी भी दूरियां हैं सबको मिटाकर हम एक हो जाते हैं। तो बड़ी होली का जो पर्व है बड़ा ही खुशियों भरा पर्व है। देखिए, जब बड़ी होली की बात आती है तो श्री कृष्ण भी याद आ जाते हैं, ब्रज की होली को याद किया जाता है। जब होली की शुरुआत करते हैं तो मन में श्री कृष्ण याद आते हैं और लगता है कि उनके चरणों से जो होली की शुरुआत हुई है वो प्रेममय हो गई है। पूरा जीवन हमारा रंगमय हो गया है। और देखिए, जो रंग हैं वो सिर्फ आंखों को ही अच्छे नहीं लगते हैं श्रेया, रंग हमारे ग्रहों से भी संबंधित हैं। जो रंग हम बड़ी होली पर हम खेलते हैं वो हम अपने लिए तो खेलते हैं, जो कलर हमें पसंद आया वो हमने चूज कर लिया, हम उसी से खेलते हैं। लेकिन इस बार अगर हम बड़ी होली पर अपने अकॉर्डिंग जो हमारे ग्रहों से रिलेटेड रंग हैं अगर उनको हम अपनाते हैं तो देखिए हमारा जीवन और उमंग भरा और उल्लास भरा और जीवन में नई तरंगे हमारे साथ आ जाएंगे। रंगों की बात करी तो मैं सोच रही हूँ तारीफ कर दूं आप लोगों की, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। स्टूडियो में पूरा रंग भरा माहौल भी नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो 2 तारीख को जला रहे हैं होली और 4 तारीख को हम खेल रहे हैं। अगर 3 तारीख को धोखे से किसी ने खेल लिया तो क्या इसका कोई गलत प्रभाव पड़ेगा सैवी जी? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो साल भर आप इंतजार करते हैं इस एक पर्व के लिए कि कब घर में खूब सारे पानी के गुब्बारे आएंगे, कब एक दूसरे को हम गुलाल लगाएंगे और कई सारी अदर चीजें भी जो है लोग यूज करते हैं होली के पर्व को खेलने के समय। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले ये चीज बोलने वाली हूँ, ये रंगों का त्योहार है, ये खुशियों का त्योहार है, खुशियां आपसी में बांटने का त्योहार है। इसीलिए कंफ्यूजन के मद्देनजर में इस जो फेस्टिवल है उसका मजा किरकिरा मत कीजिए, भ्रम में मत रहिए, किसी वहम में मत रहिए, ताकि अच्छे से सपरिवार इस पर्व को आप मना सके। बिल्कुल सही है कि 2 तारीख को यानी कि 2 मार्च को सायंकाल संध्या काल के समय ही होलिका दहन का जो पूजन है वो किया जाएगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ चीजें जो है वो बहुत सटीक तरीके से बताई गई हैं और होली दिवाली ऐसे पर्व है जिनकी गणना तिथि आधार की जाती है। यहाँ पर हमारे शास्त्रों में, हमारे पंचांगों में कहा जाता है और धर्म सिंधु भी ये कहता है कि आपको पूर्णिमा तिथि जो है वो प्राप्त होनी चाहिए, प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए यानी कि प्रदोष की तिथि होनी चाहिए, और भद्रा रहित तिथि यानी कि बिना भद्रा के जो तिथि आपको प्राप्त हो उस समय होलिका दहन आपको करना चाहिए। लेकिन इस वर्ष जो प्रॉब्लम है वो ये है, या कंफ्यूजन इसीलिए है कि 2 तारीख को जो तिथि मिल रही है उसमें भद्रा है, 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। तो मैम, इन दोनों में से कौन सी चीज को हम माने? क्योंकि काफी लोग बोलेंगे मैम 3 तारीख को तो सब बोल रहे हैं कि चंद्र ग्रहण जो है वो 6:46 पर 6:50 पे खत्म हो जाएगा, प्रदोष काल जो है वो 8:53 तक होता ही है, तो हम क्या उसके बाद होलिका दहन है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसका रीजन ये है कि सांसारिक कार्य चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं किए जाते। जहां चंद्र ग्रहण का सूतक अगर 9 घंटे पहले ही मान्य हो जाता है तो क्या जस्ट चंद्र ग्रहण के 1 घंटे के अंतर्गत आप पूजा अर्चना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो 2 तारीख है उसी दिन आपको प्रदोष काल के समय, यहाँ पे 2 मुहूर्त की मैं बात करना चाहती हूँ ताकि दोनों जो तर्क हैं वो लोगों को समझ आए। सबसे पहला जो समय है वो ये है कि आप 6:22 से लेकर
8:53 तक का जो समय 8:53 PM, यहाँ पे प्रदोष व्यापिनी तिथि आपको मिलेगी और पूर्णिमा तिथि भी है। तो इस समय के दौरान आप जो होलिका दहन है वो कर सकते हैं। भले ही इस समय के दौरान भद्रा जो है वो मुख की होगी, क्योंकि 5:56 से, यानी कि जब से चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, ऑलमोस्ट जब पीक पर होगा और पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, उसी के साथ भद्रा लग जा रही है। और अगर आप कहते हैं कि शास्त्र की दूसरी लाइन एकदम ये कहती है कि अगर इन सभी तिथियों में आपको भद्रा, सिर्फ भद्रा के साथ ही तिथि प्राप्त हो रही है, यानी कि अगर अगले दिन आपको ना प्रदोष काल मिले और ना प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि मिले, तो भद्रा जब हो उस समय भी आप होलिका दहन कर सकते हैं, लेकिन भद्रा पुच्छ की हो। अब 11 घंटे का टोटल अवधि होती है भद्रा की, जिसमें से पहले 3 जो घड़ी होती हैं, 3 पहर जो होते हैं वो मुख की भद्रा के होते हैं, लेकिन जो लास्ट की भद्रा है, यानी कि रात के 12:56 AM से लेकर 2:02 AM तक, ये समय जो है ये पूछ की भद्रा का है। यहाँ पर आपको पूछ की भद्रा भी मिल रही है, यहाँ पे आपको प्रदोष व्यापिनी भी मिल रही है और यहाँ पे आपको पूर्णिमा तिथि मिल रही है। तो जो लोग शास्त्र से एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं वो इस ऑल्टरनेटिव मुहूर्त में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लोकाचार मत आ जाता है, क्योंकि अब आप होलिका दहन मनाएंगे, कोई घर की तो हमारी अकेली अग्नि जलती नहीं है। हाँ। सोसाइटी में सब लोग साथ में मनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी सोसाइटी में ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, अगर आपको याद है कि कंफ्यूजन था, तो अगर ऐसा है कि आपकी सोसाइटी में सब लोग साथ में मिलकर इस 12 बजे वाले मुहूर्त में होलिका दहन कर रहे हैं तो ये सबसे उत्तम है। लेकिन अगर 2 तारीख को 6 बजे प्रदोष काल के समय भी अगर होलिका दहन हो रहा है तो 6:22 से 8:53 के बीच में होलिका दहन किया जा सकता है। और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, 6:20 से सूतक लग जाएगा, मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे जो 7 बजे तक नहीं खोले जाएंगे। और क्योंकि होली का पर्व श्री कृष्ण आराध्य के साथ ही सबसे पहले खेला जाता है, तो 4 तारीख को ही आपको होली का पर्व जो है वो सपरिवार रंगों का पर्व जो है वो आपको मनाना है। 4 तारीख को है। ठीक है, 2 तारीख को जैसे होलिका दहन मैम ने बताया, सैवी जी ने, कि 2 तारीख को हम होलिका दहन करेंगे। किस तरीके से होलिका दहन हमें करना चाहिए, क्या क्या सामग्री हमें लेके जाना चाहिए उस वक्त होलिका दहन के समय? देखिए, होलिका दहन के वक्त हमें वो सामग्री लेनी चाहिए जो हम अपने जीवन से निकालना चाहते हैं। नकारात्मकता, कोई कष्ट है, कोई रोग है, कोई दिक्कतें आ रही हैं, जो हम अपने जीवन से निकालना चाहते हैं वो हमें होलिका के अंदर दहन करना चाहिए। क्योंकि हमें सबको पता है होलिका दहन की जो कथा है, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका को दे दिया था अग्नि में बिठाकर कि प्रहलाद जल जाए, क्योंकि वो सिर्फ विष्णु के ही भक्त रहे हैं। और उनके फादर जो कि खुद कोई ईश्वर मानते थे, उन्हें ना मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। तो देखिए तब हुआ क्या, जो भगवान विष्णु के जो भक्त रहे हैं प्रहलाद, उन्हें कुछ भी नहीं है, खरोंच भी नहीं आई। और जो होलिका थी, जिन्हें अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था, वो होलिका में जल गई। तो इसीलिए कहा जाता है होलिका दहन में वो चीजें आप अर्पित कीजिए जो अपने जीवन से आप निकालना चाहते हैं। अपने जीवन में जो नई चीजें आप ग्रास्प करना चाहते हैं उन्हें भी साथ में लेकर जाइए। आप होलिका दहन पर जब जाते हैं पूजा करने तो जल लेकर जाइए, कच्चा सूत लेकर जाइए। जब आप कच्चा सूत लेते हैं सफेद रंग का लीजिए, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कलावा भी ले सकते हैं, जिसे हम मौली कहते हैं। आप उसे लीजिए, होलिका के पास पूरे 7 बार परिक्रमा करके उसको बांधिए। उसके बाद आप वहां गुड़ अर्पित कीजिए, हल्दी का तिलक लगाइए, रोली लेकर जाइए, अक्षत लेके जाइए। अपने घर में जो आपने खाना बनाया है, किसी का मीठे पूड़े बनाए जाते हैं, वो आप लेकर जाइए, वहां अर्पित करिए। उसके बाद गोबर के उपले आप लेकर जाइए, उनकी माला लेकर जाइए, वो अर्पित करिए। और कहीं कहीं पर गन्ना भी ले जाने का रिवाज है, वो भी आप वहां पर ले जा सकते हैं। गेहूं की बालियां भी ले जाई जाती हैं। जब ये सब आप अर्पित करते हैं, उसके बाद जो जल का लोटा आप लेकर गए हैं, उस जल के लोटे से आप 7 बार परिक्रमा करेंगे होलिका की। जब आप परिक्रमा कर रहे होंगे तो आपके मन में जितने भी कष्ट हैं, जितनी समस्याएं हैं जीवन में, वो सभी आप होलिका के अंदर दहन करिए। अपने मन से सब कुछ उन्हें बोलिए और ईश्वर को बोलिए, जैसे प्रहलाद को बचाया है वैसे ही हमें भी इन सभी कष्टों से बचाएं, मुक्त करें। ये होलिका का दहन की जो सामग्री है, जो विधि है, इस तरह से करना चाहिए। और अगले दिन सुबह, क्योंकि अगले दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो होलिका की
राख को लाकर अपने घर में रखना और उससे नकारात्मकता भगाने का भी रिवाज है, जो शास्त्रों में भी लिखा गया है। करना क्या है, अगले दिन जब आप सुबह उठे 6:20 पर सूतक काल लग रहा है, उससे पहले जाइए, होलिका दहन जहां हुआ है वहां से थोड़ी सी राख लेकर आइए और अपने घर में रख दीजिए। इससे चंद्र ग्रहण का भी जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके जीवन पर कम पड़ेगा। दूसरा, आपके घर में पूरा वर्ष हर्षोल्लास भरा रहेगा और जो आप चाहते हैं आपकी मनोकामना वो पूरी होगी। ठीक है मितु जी, जब होलिका दहन हो जाती है, जब वो आग ठंडी हो जाती है, तो कहते हैं आग थोड़ी सी घर में भी लानी चाहिए। वही राख लाएंगे आप, अगली सुबह लाएंगे, जरूरी होती है। काल लगने से पहले हाँ। वो आपके घर में जितनी नकारात्मकता है उसको दूर करेगी और आपके अंदर शरीर में भी जितनी नकारात्मकता है उसको बाहर निकालेगी। उसका क्या करना होता है ये भी थोड़ा बताइए। कुछ नहीं, आप लगाइए, आप अपने घर के मंदिर में उसको रख सकते हैं। घर के मंदिर में जब आप रखेंगे पूरे घर का वातावरण जो है वो शुद्ध होगा। आप अपने माथे पर और कंठ पर लगाते हैं तो आपके अंदर जो पंच तत्व हैं वो शुद्ध होंगे, उससे आपको सकारात्मकता मिलती है। सभी जो उपटन लगाने का भी एक रिवाज है ना इस समय पे, क्यों लगाते हैं उपटन और क्यों जरूरी होता है? बिल्कुल, देखिए ये सारी चीजें जो होती हैं इनका वर्णन हमारे शास्त्र में किया जाता है और विशेष करके आप देखेंगे कि जब भी हम आपको उपाय बताते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजें, हल्दी का यूज कीजिए, चंदन का यूज कीजिए, उपटन का यूज कीजिए। इन सभी चीजों में जो ग्रह तत्व की ऊर्जा होती है उसे बैलेंस करने में, तो होलाष्टक के जो 8 दिन होते हैं, काफी सारे लोग हम पे आते भी हैं एज एस्ट्रोलॉजर्स पूछ रहे हैं कि मैम इन दिनों में ना हम बहुत नेगेटिव महसूस करते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारे आसपास ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट है या हमारा ऑरा ऐसा है, हम नए लोगों से मिलते हैं तो उनके ऊपर हमारा वो प्रभाव नहीं पड़ पाता है। होलाष्टक के जो 8 दिन अष्टमी तिथि से शुरू होते हैं और लास्ट का जो दिन होता है पूर्णिमा से पहले चतुर्थी का जो दिन होता है, यहाँ तक जो हमारे डेज होते हैं, यहाँ पर एक एक करके जो ग्रह की ऊर्जा होती है वो कहा जाता है कि उग्र होते हैं। तो यानी कि सबसे पहले अष्टमी के दिन चंद्रमा, अगले दिन सूर्य, फिर उसके बाद शनि, शुक्र, गुरु, इस तरीके से जो ग्रहों की ऊर्जा होती है वो लास्ट डे तक अष्टक के दिनों में उग्र होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके जो ग्रह हैं, नेचुरली अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित अवस्था में है और उस दिन वो कोई ऐसा कार्य करने जा रहा है जो कि उसी ग्रह से इंपॉर्टेंस रखता है, सपोज आप एक बिजनेसमैन है, आपको नहीं पता है आपकी उस दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट डील है और बिजनेस को गवर्न कौन सा प्लैनेट करता है, बुध। बुध उस दिन उग्र है, तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो उस दिन की जो डील है या तो वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी, या वहां पर कोई प्रॉब्लम, नुकसान, लॉस होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो अष्टक के दिन जब समाप्त होते हैं, होलिका का दहन होता है, वो सारी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो इस दिन जब आप उपटन लगाते हैं तो आपके ग्रहों की जितने भी ऊर्जा होती है वो सब बैलेंस होती है, संतुलन होती है, और ये सारे नव ग्रह जो हैं इनका वास सर से लेके पैर तक हमारे ही इस मानव शरीर में माना जाता है। तो इसी वजह से ये जो समय होता है, अगर आप इसमें उपटन लगाते हैं तो वो आपकी ग्रहों की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जी, कहते हैं ना, अभी आपने इसका जिक्र भी किया कि सारी निगेटिविटी चली जाती है होलिका दहन वाले दिन, और हम गांव में देखते भी हैं कि गोबर का लेप अपने घर के बाहर लगाते हैं जिससे पॉजिटिविटी आए, घरों को सजाते भी हैं, तमाम चीजें करते हैं। और शहर में तो बड़ा मुश्किल होता है ना गोबर ओवर मिलना, तो हम क्या करें अपने घर के बाहर की ताकि पूरी निगेटिविटी चली जाए? कुछ छोटा सा उपाय जो आप लोग बताते हैं। बिल्कुल, देखिए एक छोटी सी चीज जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने गोबर का ही जिक्र किया, तो इसमें एक छोटा सा रेमेडी मैं बोलना चाहती हूँ। चंद्र ग्रहण है तो उसके अगले दिन आप होली खेलेंगे, तो अपने घर में थोड़ा सा जब आप पोछा लगाते हैं तो उसमें गौमूत्र की अगर आप कुछ बूंदे डाल देते हैं और उससे अगर आप अपने पूरे घर में पोछा लगाते हैं होली खेलने से पहले, तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है चंद्र ग्रहण की, होलाष्टक के दिनों की, वो सारी जो है वो खत्म होती है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी, अगर आप गौमूत्र आपके पास अवेलेबल नहीं है और गौमूत्र के साथ अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपने घर की दहलीज पर चंदन का लेप लगा सकते हैं। इससे भी घर के अंदर नकारात्मकता बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो और कहते हैं ना, जब होलिका दहन होती है, खासकर पुरुष ही जाते हैं होलिका दहन करने के लिए सारी सामग्री और चीजें लेके, तो क्या अगर महिलाएं चली जाती हैं तो क्या उसका कोई गलत प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है? क्योंकि कई जगह महिलाएं जाती हैं और कई जगह नहीं भी जाती हैं, ऐसी मान्यता भी है। देखिए, इसमें मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को या हमारी जो यंगर जनरेशन है उन्हें नहीं लेके जाएंगे ये रिचुअल्स दिखाने, सबसे पहले तो आपकी और हमारी जनरेशन तक ही ये सारे रिचुअल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगली जनरेशन को कभी पता ही नहीं लगेगा कि ये क्या रिचुअल्स हैं और इन्हें कैसे हमें फॉलो करना है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है।
शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन या जिक्र जो है वो मुझे आज तक नहीं मिला है जहाँ पे बताया गया कि होलिका दहन पर महिलाएं या पुरुष जो हैं वो नहीं जा सकते हैं, या एक तबका जो है उन्हें नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज अक्सर ये भी रहता है महिलाओं के साथ, क्योंकि लोगों को लगता है कि फेमिनिन ऑरा जो होता है वो ज्यादा नेगेटिव एनर्जी ट्रैपिंग होता है, क्योंकि महिलाओं की जो एनर्जी होती है उनके अंदर वो एक नेचुरल सेंस होती है एम्पैथ की, एक सिंपैथी प्रोवाइड करने की। इसीलिए लोगों को लगता है कि जब नेगेटिव ऑरा के आसपास महिलाएं जाती है तो उन पर इसका जो प्रभाव है वो ज्यादा हो सकता है। लेकिन इकलौता हमारा देश ऐसा है जहां पे देवियों का पूजन जो है वो सबसे पहले किया जाता है, गौरी शंकर कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले ये भ्रम आपको अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। दूसरी चीज, क्या गर्भवती महिलाओं को नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। आचार्य मीतू जी ने अभी शुरुआत में ही ये चीज बहुत अच्छे से कही थी कि यहाँ पर जो हम करने जाते हैं, जब हम अपनी जीवन से नेगेटिविटी को, तो नेगेटिविटी हर प्रकार की हो सकती है, रोग भी तो नेगेटिविटी है, शत्रु भी तो नेगेटिविटी है, परेशानियां भी तो नेगेटिविटी है। जब आप होलिका दहन के पास जाते हैं, इस बार जाएंगे तो महसूस कीजिएगा, वहां पर खड़े होकर मात्र अगर आप 5 मिनट भी उस अग्नि का सेक लेते हैं, आपके जीवन में मेंटली या फिजिकली जो भी कष्ट, रोग, पीड़ा, परेशानी होती है वो आप उसी अग्नि में भस्म करके आते हैं और अपने साथ एक बहुत नई पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो लेकर आते हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान मैंने आज तक नहीं पढ़ा है कि इस तरीके का जो रिवाज है वो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल, और मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत भी हूँ सैवी जी कि अब ना हम भूलते जा रहे हैं दिन पर दिन कि महिलाएं हमेशा आगे रही हैं, तो ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए। अभी कहा भी कि कृष्ण से पहले राधा लगता है, राम से पहले सीता लगता है, और शिव जी खुद मानते हैं कि शक्ति के बिना वो अधूरे हैं। तो ये सारी चीजें ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब मुझे ये जानना है कि जब रंगों की अगर हम बात करते हैं, 4 तारीख को स्पेशली, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि 2 को होली जलेगी और 4 को हमें खेलना है, तो किन राशियों के लिए और किस हिसाब से कौन से रंग चुनने चाहिए? मैं मीतू जी से शुरू करती हूँ। बिल्कुल, देखिए रंगों का पर्व है। मैंने पहले ही कहा था कि ग्रहों के अकॉर्डिंग भी अगर हम रंग से खेलेंगे तो हमारे जितने ग्रह पीड़ित हैं वो भी ठीक होने लगेंगे, और आंखों को भी जो रंग अच्छे लगते हैं वो भी हमें अच्छा लगेगा। सबसे पहली राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि। मेष राशि वाले हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा उत्साहित रहते हैं, हर कार्य को करने के लिए बहुत ही प्रेरित रहते हैं। तो उनको हमेशा ही लाल रंग या फिर नारंगी रंग का इस्तेमाल करना चाहिए होली के दिन। इससे उनकी ऊर्जा बरकरार रहेगी और जितनी एक्सेस में उनको गुस्सा आता है वो भी वहां से बाहर निकल जाएगा। दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि वालों को सफेद रंग या फिर हल्का चंदन का जो पीला रंग होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप उससे होली खेलेंगे, देखेंगे आपका जो मन है जो भटकता रहता है वो भी काबू में आएगा और आपके ग्रह भी शांत होंगे। ठीक है। और सभी जी, जिनको जैसे राशि नहीं पता है, वो मूल्यांक के हिसाब से काम करते, तो उनके लिए क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक है। अगर हम राशि के अनुसार बताते हैं, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं मिथुन राशि की, मिथुन राशि वालों को इस वर्ष जो है वो हरे रंग से होली तो विशेष करके खेलनी चाहिए। बाकी भी रंग जो है आप यूज करते हैं, लेकिन अगर आराध्य के साथ पहली होली खेलते हैं तो एक छोटा सा तिलक अपने आराध्य को हरे रंग का लगा के अपने मस्तक पर उस तिलक को लगाइए और फिर होली का पर्व जो है उसे आप सपरिवार खुशियों से खेलें। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो देखिए कर्क राशि की एक बड़ी सुंदर चीज है कि कर्क राशि क्योंकि चंद्र प्रभावित होती है और इसका रंग जो है वो ऑफ व्हाइट है, और ऑफ व्हाइट कलर एक ऐसा कलर होता है कि इसको किसी भी रंग में आप मिला देंगे ना तो उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है, उस रंग की जो खिलखिलाहट होती है वो और अच्छी हो जाती है। तो चंद्र राशि जिन लोगों की कर्क बनती है उनके लिए वो किसी भी रंग से, किसी भी शुभ रंग से अगर आप होली खेले, और विशेष करके जो पेस्टल कलर्स मिलते हैं, वैसे तो बहुत ब्राइट ब्राइट कलर्स मिलते हैं बट पेस्टल कलर्स से भी अगर आप पहला तिलक अपने आराध्य को लगाते हैं, शिव जी को लगाते हैं, माँ गौरी को लगाते हैं और फिर अगर आप होली खेलना शुरू करते हैं तो इसका बहुत अच्छा फायदा इन्हें मिलेगा। राशि की साथ अगर मूलांक की जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा, 1 नंबर जिन लोगों का जन्म हुआ है, यानी कि अगर आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 बनता है। ऐसे में आप लोगों को विशेष करके नारंगी रंग, ऑरेंज कलर से जरूर जो है होली इस साल खेलनी चाहिए। और अगर आपका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो 2 अंक से आप प्रभावित होते हैं, चंद्रमा का ये अंक है, तो ऐसे में आपको भी पेस्टल कलर्स जो है इनको आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा चंदन से भी अगर आप चाहें तो होली खेल सकते हैं। ठीक है, अगली राशि मीतू जी। जी, अगली राशि है सिंह और कन्या।
देखिए सिंह राशि वालों के लिए केसरिया रंग जो है बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको केसरिया, जैसे आचार्य सावी जी ने बोला कि सबसे पहला जो तिलक है अपने आराध्य को लगाइए, दूसरा अपने खुद को लगाइए, अपने पेरेंट्स को लगाइए। इससे आपका जो केसरिया रंग का जो महत्व आपके जीवन में आएगा, जो ग्रह अशांत चल रहे हैं उनको शांत करेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वालों को हल्के हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत डार्क हरा नहीं, बहुत हल्के जो पत्तों का रंग होता है हरा, आप उसका इस्तेमाल करें। उससे आप होली खेले, देखेंगे कि आपके जीवन में जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड समस्या है वो कैसे ही दूर हो जाएगी। ठीक है सभी जी, तुला और वृश्चिक। बिल्कुल, देखिए तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें गुलाबी रंग से जरूर होली खेलनी चाहिए। उससे इनके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और सकारात्मकता आती है। साथ में अगर थोड़ा सा इनके लिए पॉसिबल है तो हल्का सा सिल्वर कलर जो होता है या कोई भी ग्लिटरी चमकीला कलर अगर इन्हें मिलता है तो उसे भी इन्हें जरूर उसमें इंक्लूड करना चाहिए। उससे भी विशेष करके इनके जीवन में रंग जो है वो भरते हैं। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के जातकों को लाल रंग से जरूर होली खेलनी चाहिए। अगर आपने कभी अपनी कुंडली एनालाइज करवाई और आपको लगता है कि आपका जो मंगल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो ऐसे में विशेष करके जो सिंदूरी रंग होता है, जो चोला चढ़ता है हनुमान जी को, वो रंग अगर आपको मिलता है उसका तिलक पहले हनुमान जी को कीजिए, राम दरबार के साथ पहले होली कीजिए और फिर आप जो है अपने सहपरिवार होली कीजिए, तो आपके जीवन में ढेर सारी शुभता आएगी। मूलांक की अगर हम बात करते हैं तो 3 मूलांक जो होता है वो बृहस्पति का अंक है। तो ऐसे में पीला रंग दीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालिए और फिर होली की शुरुआत जो है आप खेलने की कीजिए। और 4 अंक जो है वो राहु का अंक माना जाता है। तो राहु प्रधान व्यक्तियों को ज्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि चंदन जो है, 1 चुटकी भी अगर चंदन पाउडर डाल के किसी भी रंग से अगर आप होली खेल रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी चंदन पाउडर जो है वो आपको जरूर मिलाना चाहिए। मीतू जी अगली राशि मकर और धनु। धनु और मकर राशि। धनु राशि वालों को पीले रंग से होली खेलनी चाहिए। उसमें आप हल्दी भी मिला सकते हैं। सबसे पहले आराध्य को लगाइए, फिर खुद लगाइए। जो गुरु का जो अतिचारी प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मकता दे रहा है वो पीले रंग से होली खेलने से वो दूर हो जाएगा। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। देखिए गहरे नीले रंग से अगर आप होली खेलेंगे तो शनि का जो सकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ेगा, आपके जीवन पर बहुत सकारात्मकता लाएगा। नौकरी में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो नीला रंग आपके लिए नौकरी के दरवाजे खोलेगा और व्यापार में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो वहां भी आपके रास्ते खुल जाएंगे। और आखिरी जो 2 राशियां हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो कुंभ राशि जो है शनि की ही राशि मानी जाती है। गहरा नीला कलर या फिर पर्पल कलर जो होता है उससे विशेष करके अगर ये होली खेलते हैं तो इनके जीवन में ढेर सारी सकारात्मकता और पॉजिटिविटी आती है। और मीन राशि के जातकों को थोड़ा सा गोल्डन कलर जो होता है ना, सुनहरा चमकीला वाला, वो हल्का सा जरूर यूज करना चाहिए। जिस भी कलर से आप होली खेलिए बट 1 चुटकी जो है उसमें आप जरूर डालिए फॉर द एसेंस ऑफ इट। मूलांक के अनुसार अगर हम बात करें तो 5 अंक जो है वो बुध का ही अंक माना जाता है। इन लोगों को विशेष करके तुलसी दल जो है वो जरूर पहले अपने आराध्य को अर्पित करना चाहिए इस दिन होली खेलने से पहले, और हल्के हरे रंग से होली ये खेल सकते हैं। अगर 6 मूलांक आपका है, यानी कि आपका जन्म जो है वो 6 तारीख को हुआ है, अगर 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है, तो ऐसे में 6 मूलांक की ऊर्जा से आप प्रभावित होते हैं। ग्लिटरी कलर्स, पिंक कलर यानी कि गुलाल का जो रंग होता है, इससे आप होली विशेष करके खेलें। अगर आपका जो जन्म है वो केतु यानी कि 7 अंक से आप प्रभावित होते हैं तो ऐसे में एक चीज इन लोगों को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि केतु के जो एनर्जी है ना इस साल के दौरान वो थोड़ी सी नेगेटिव है, थोड़ी सी मानसिक तनाव में वो लोग गुजर रहे हैं इस साल के दौरान। तो ऐसे में सफेद वस्त्र धारण करके इन लोगों को होली खेलनी चाहिए। किसी भी रंग से होली कीजिए, सफेद वस्त्र धारण करके होली कीजिए। और आपके ये जो कपड़े हैं, अक्सर हम इन होली के कपड़ों को डिस्कार्ड कर देते, फेंक देते, क्योंकि हम क्या करेंगे इनका। लेकिन केतु प्रभावित व्यक्ति को ये कपड़े रखने हैं, इन्हें अच्छे से क्लीन कर लीजिए, धो लीजिए, वॉश कर लीजिए और अपनी अलमीरा में इसे रखिए। जब भी आपको लगता है कि आप मानसिक तरीके से तनाव या परेशानी में खुद को महसूस करें, उस दिन के दौरान इस शर्ट को, इस कुर्ती को या जो भी कपड़े आपने धारण किए थे इन्हें निकालिए, इसको अपने पास रखिए या थोड़े समय के लिए पहनिए, ताकि ये पॉजिटिवली आपके जीवन में एक सकारात्मक इंपैक्ट जो है वो लेकर आएगा। 8 नंबर शनि का अंक होता है, तो चंदन से ये होली खेल सकते हैं या फिर गहरे नीले कलर से खेल सकते हैं, लाइट ब्लू से भी खेल सकते हैं। और आखिरी अंक जो है वो मूलांक जो है वो 9 अंक होता है, जो कि मंगल का अंक है। तो लाल या नारंगी रंग से होली इन्हें अवश्य खेलनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये अगर आप करेंगे
अपने अपनी राशियों के हिसाब से अपने अपने रंग चुनेंगे, अपने अपने यहाँ के मूलांक के हिसाब से अपने रंग चुनेंगे, तो ये होली ज्यादा बेहतर हो पाएगी। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है आप दोनों से कि अभी मैम ने कहा कि अपने जो कपड़े होते हैं होली वाले दिन उसे फेंक देते हैं या यूज ही नहीं करते हैं नेक्स्ट टाइम, लेकिन हमें करना चाहिए। और ये एक चीज ये भी है ना कि होली वाले दिन हम वो कपड़ा निकालते हैं जो हमें कभी पहनना ही नहीं होता है, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसे में आप होली वाले दिन सबसे नए कपड़े खरीदिए और नए कपड़ों का ही चुनाव करिए और ऐसे कपड़े लीजिए जो आपके मन को और तन को दोनों को पसंद हो। देखिए, नई ऊर्जा का संचार है, नए पर्व का संचार है, नए होली मिलन का संचार है, सभी नकारात्मकताओं को भगाने का है। तो इस दिन अगर सफेद रंग या हल्के रंगों का आप इस्तेमाल करते हैं और अपने शरीर पर धारण करते हैं तो आपका मस्तिष्क, आपका मन दोनों बहुत शांत रहते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और रंगों के त्योहार में और ज्यादा चार चांदनी लग जाती है। तो होली कब है, इसका जवाब मैं उम्मीद करती हूं कि आपको मिल गया होगा और किस तरीके से आपको होली मनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। खासकर अगर आप राशियों के अनुसार ही रंगों का चुनाव करते हैं तो वो अच्छा इंपैक्ट आप पर डालेगी। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।